हेलो एवरीवन। सो वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, आई नो, ठीक है। बट अभी हम क्या करेंगे, आज से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में मैं ट्राई करूँगी कि 2-2 वीडियोस करें ताकि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए ये, ठीक है। अब देखिए, आज हम स्टार्ट क्या करेंगे। टुडे विल स्टार्ट विद स्पॉटिंग एरर, ठीक है। अब स्पॉटिंग एरर हम थोड़ा और अच्छे से करेंगे इस बार, ठीक है। अगर आपको देखो, इसमें अब मैं क्या करूँगी ना, रूल्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगी। PYQs भी करेंगे हम थोड़े थोड़े साथ में, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे पिछले 10 साल का PYQ मैं आपको कराऊं या फिर 6-7 साल का कराऊं, तो वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर आपको वो देखना है तो आप क्या कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वो प्लेलिस्ट का, तो उसमें स्पॉटिंग एरर्स है, मैंने PYQs कराए हुए हैं स्पॉटिंग एरर्स के, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट अभी हम ज़्यादा रूल्स पे क्यों फोकस करेंगे, क्योंकि पहले हम क्या करते थे कि 10 रूल पढ़ लेंगे और मैक्सिमम हो जाएगा। बट अभी UPSC क्या कर रहा है कि आपको वो कैब से भी एरर डाल रहा है वो, ठीक है। वो कैब गलत कर रहा है। सो हम ट्राई करेंगे कि हम जितने रूल्स पढ़ सके उतने पढ़ेंगे। बट उसमें भी हम क्या करेंगे, एक टॉपिक वाइज चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन सब मिक्स कर लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आज मैं आपको वर्ब्स वाले कराऊंगी कि कौन कौन से रूल हैं, ठीक है। और इन रूल्स को आपको फिर से रिवाइज करना है। जितना रिवाइज करोगे, जितने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो नए पैटर्न्स के क्वेश्चन डाल रहा है तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट जो वो पहले से डालता है, लाइक एरर डिटेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये कम से कम आप जितना मैक्सिमाइज कर पाओ इसमें स्कोर, उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। सो आज हम देखेंगे कि वर्ब्स पे कौन कौन से आपके रूल्स हैं, ठीक है, कैसे आप स्पॉट कर सकते हो एरर। अब देखिए सबसे पहले, अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है आपके लिए, ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। ये इसीलिए डालती हूँ, कभी कभी क्या करता है ना। हाँ, वन मोर थिंग, एरर डिटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एरर डिटेक्शन में काम नहीं करेंगे। जब आपके प्रेपोजिशन या डिटर्मिनर्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा ये। ओवरऑल इंग्लिश के पेपर में ये हेल्प करता है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। इवन इस बार आया था कि वो मैचअप वाले आए थे, नाउन कौन सा, एडजेक्टिव कौन सा, एडवर्ब कौन सा ऐसा यूज़ हो रहा है, तो उसमें भी ये चीज़ आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगी। इसीलिए ध्यान से ये वाली क्लासेस आप करना, ठीक है। 1-2 दिन लगाएंगे, हम अच्छे से लगाएंगे। एक बार ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पूरा इंग्लिश का पेपर, मतलब मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं। ये मैं क्यों करा रही हूँ, क्योंकि कभी अभी वो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव है, फाइनाइट, इनफाइनाइट भी पूछ सकता है या नॉन फाइनाइट भी पूछ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। वर्ब्स आप सबको पता है क्या होता है। अब देखिए, एक होता है अपने पास फाइनाइट वर्ब्स, एक होता है आपके पास नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट होता है कि अगर ये देखिए, अगर ये एक सेंटेंस है, अगर मैं इस सेंटेंस का फॉर्म चेंज कर दूं, नंबर चेंज कर दूं, जैसे कि अगर मैं इसका टेंस चेंज कर दूं, कंटिन्यूस में है, ठीक है, कंटिन्यूस में अगर आप ये है, अगर मैं इसको परफेक्ट में कर दूं तो क्या प्लेइंग, क्या वर्ब प्लेइंग ही रहेगा क्या मैं परफेक्ट के साथ प्लेइंग लिखूंगी क्या, नहीं लिखूंगी, मैं थर्ड फॉर्म ऑफ V3, तो ये V3 बन जाएगा। इसका मतलब कि वर्ब चेंज हो रही है, ठीक है। अगर नंबर चेंज कर दिया जाए तो क्या वो चेंज होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, शी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट्स, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिया। अगर मैं दे लिखूं तो क्या ये राइट्स चेंज होगा, जी हाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो राइट हो जाएगा। इसका मतलब जब आपकी वर्ब चेंज होती है, अगर सेंटेंस में कुछ भी चेंज आ रहा है, लाइक अगर आप उसका टेंस चेंज कर रहे हो, नंबर चेंज कर रहे हो, तो वो आपके होते हैं फाइनाइट। और जहाँ पे चेंज नहीं होता है वो होते हैं आपके नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट के अंदर ही आपकी 2 वर्ब्स होती हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा अपने साथ। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स, अगर मैं बोलता हूँ वो लिखती है, बट अगर मैंने बोला कि अ लेटर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होंगे तो दैट विल बी अ ट्रांजिटिव वर्ब। एंड इन केस ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब्स,
देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे शी क्राइड अ लॉट, शी क्राइड अ लॉट, सो लॉट यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए नॉन फाइनाइट में जैसे मैंने आपको बताया कि अब नॉन फाइनाइट की भी क्या होती है, 3 टाइप्स होती है, एक होता है इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या होती है, जब भी सिंपल याद रखना इन्फिनेटिव टू लगता है उसके साथ, जैसे टू स्टडी, टू वर्क। मैंने क्या बोला, ये चेंज नहीं होता। जैसे कि उसने बोला शी कम्स, अब यहाँ पे कम्स क्या है आपका, शी कम्स। अच्छा एक और याद रखना, जो नाउन फाइनाइट है आप में, आपके पास इसमें क्या होती है ना कि 2 वर्ब्स हैं, कम्स भी है, स्टडी भी है, ठीक है। अब क्या ये चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल दे लिख दो, दे कम हेयर टू स्टडी, तो अगर मैंने नंबर चेंज किया तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर मैं इसका टेंस चेंज कर दूं, ठीक है, दैट शी हैड कम हेयर टू स्टडी, तो भी टेंस चेंज, तो भी ये टू स्टडी तो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो टू स्टडी है वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। हाँ ये चेंज होगा, शी कम्स, अब जैसे ये चेंज हो रहा है। अब एक और बात याद रखना कि जो इन्फिनेटिव में जो ये होता है ये आपकी मेन वर्ब नहीं होती है, ठीक है, ये उसके साथ वाली वर्ब होती है, बट ये जो है आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब तो चेंज हो रही है, इसको आप क्या बोलोगे, फाइनाइट बोलोगे, बिकॉज इट इज चेंजिंग, बट इट्स नॉट चेंजिंग, इट मीन्स दैट इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। बट अगर आप टू यूज कर रहे हो तो उसकी कैटेगरी बन जाती है, दैट इज इन्फिनेटिव। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज जिरंड। जिरंड सबको पता है कि अगर जैसे कि वर्ब है, वर्ब के साथ अगर आप आईएनजी लगा देते हो और उसको आप एज अ नाउन यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रीना लाइक्स स्विमिंग, ठीक है, तो यहाँ पे लाइक्स क्या है, वर्ब है, रीना लाइक स्विमिंग, तो हम स्विमिंग को एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इट्स अ जिरंड। नाउ पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल में क्या है, अगर प्रेजेंट है तो आप आईएनजी लगाते हो, पास्ट है तो ईडी ईएन या अदर, या इसमें V3, मोस्टली इसमें क्या लगता है आपका पार्टिसिपल में V3 लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। और पार्टिसिपल को जनरली आप क्या करते हो ना, एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज करते हो, किसी की इंपॉर्टेंस या किसी की कैरेक्टर बताने के लिए। आपको पता है एडजेक्टिव क्या है, या एडवर्ब, या उसको मॉडिफाइड नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, बट नॉट द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब नहीं होता, ठीक है। जैसे द स्लीपिंग बेबी इज क्यूट, बेबी के बारे में वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है, द स्लीपिंग बेबी इज क्यूट। वी सॉ तो आ गया आपका मेन वर्ब, वी सॉ देम वेटिंग फॉर द बस, मतलब सॉ क्या आ जाएगा आपके पास, मेन वर्ब है। उसने क्या बोला, ये मेन वर्ब नहीं होता है, वेटिंग फॉर द बस, समझे। सो आईएनजी थर्ड फॉर्म वाला भी होता है आपका, ठीक है, V3 अगर वो पास्ट में है तो। अब चलते हैं मेन जो हमारी क्लास है, दैट इज रूल्स वाली क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है, ये मैंने आपको पहले की क्लास में भी पढ़ाया था, बट हम अभी अच्छे से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं और आप उनको मतलब एक दूसरे से ज्वाइन करते हो, किससे, एज वेल एज, इसको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, in addition to, with, together with, along with, and not, rather than, no less than, except, nothing but, more men than one। देखो ये जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, more men than one। तो वर्ब जो होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले बिसाइड्स का मतलब भी होता है इन एडिशन टू, ठीक है, उसका मतलब भी यही होता है। तो अगर ये सब आता है आपके पास, ठीक है, अगर ये आते हैं आपके पास एज वेल एज ये, तो क्या हो जाएगा, जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो, उसने बोला द डायरेक्टर एज वेल एज डांसर्स। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, क्या है, सब्जेक्ट 1 इज दिस एंड सब्जेक्ट 2 इज दिस। अब उसने क्या बोला कि अगर एज वेल एज आता है, क्या आता है, अगर एज वेल एज आता है तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, दिस इज सिंगुलर, तो वर्ब किसके साथ वाली लगेगी, सिंगुलर वाली के साथ लगेगी, इसका मतलब वॉज आएगा आंसर।
सो द डायरेक्टर एज वेल एज डांसर्स वॉज ऑनर्ड बाय द पब्लिक. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, उसने बोला एंड नॉट लगेगा तो भी फर्स्ट वाला. द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन प्लूरल है बट ये वाला नहीं लगेगा. किसके साथ वाला लगेगा? मदर वाला लगेगा. इसीलिए हैज आ जाएगा. मीन सिंगुलर लेगा वो अपने, नॉट सिंगुलर बट फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ. अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर लेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लेगा. ठीक है. अब उसने क्या बोला, अब यहां पे भी देखो, उसने बोला दैट मोर मेन. मेन यहां पे क्या है? प्लूरल है. देन वन. वर और वॉज एब्सेंट येस्टरडे. क्या आएगा इसमें? तो मेन क्या है आपके पास यहाँ पे? प्लूरल है. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है. तो उसके साथ कौन सा जाएगा? प्लूरल ही जाएगा. सो वर एब्सेंट. ठीक है. नथिंग बट के साथ, नथिंग बट ट्रूथ. नथिंग बट ट्रूथ. अब उसने क्या बोला था? अगर बट लगता है, देखो नथिंग बट, अब इसमें सिर्फ आपके पास ट्रुथ ही है तो ट्रुथ के साथ, ट्रुथ सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप क्या लिखोगे? सिंगुलर ही डालोगे. सो ट्रुथ इज इमॉर्टल. माई मदर नो लेस देन माई फादर. अब वैसे तो यहाँ पे दोनों ही आपके क्या है? सिंगुलर है तो इज लगेगा. ठीक है. चलिए ना, रूल नंबर 2 क्या है अपने पास कि अगर आपके दो सब्जेक्ट जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर ईदर जो भी है, तो वर्ब किसके साथ वाली लगेगी? जो उसके पास है. पास मतलब जो सब्जेक्ट नंबर 2 है. ठीक है. अब देखिए, नॉट जस्ट सब्जेक्ट नंबर 2 जो पास में है, हो सकता है, अब ये भी मैं आपको बताती हूँ, रुक जाओ. हाँ, इसमें कंफ्यूजन होता है. आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि वो पास वाला बोल रहा है तो हो सकता है कि हमेशा वर्ब यहाँ ही लगेगा. जैसे सब्जेक्ट 1 यहाँ है, सब्जेक्ट 2 यहाँ है और वर्ब यहाँ ही होगा. तो ये जो वर्ब है वो नियरेस्ट वाले के साथ लग जाएगी, मतलब वो हमेशा सब्जेक्ट 2 वाले के साथ ही लगेगी. बट नहीं, हो सकता है वर्ब यहाँ हो, यहाँ ही आ जाए वर्ब, सबसे पहले ही आ जाए जब क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन होता है. हो सकता है वर्ब यहाँ पे आ जाए. तो अगर इसके पास वाला सब्जेक्ट 1 है तो वो सब्जेक्ट 1 वाला क्या लेगा? वर्ब लेगा. ठीक है. चलिए अब देखो, उसने बोला नीदर द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है. नॉर देयर गाइड. तो वर्ब के पास कौन है? गाइड है. तो गाइड क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है. तो वो अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर लेगा. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉज आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज. आंसर इज वॉज. ठीक है. नेक्स्ट अपने पास है नन बट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. अब एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है? क्या कंट्री की बात हो रही है या लीडर्स की बात हो रही है? अब जैसे यहाँ पे क्या था, स्टूडेंट्स की भी बात हो रही थी और गाइड की भी बात हो रही थी. ठीक है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? किसकी बात हो रही है? लीडर्स की बात हो रही है. तो क्या यहाँ पे इज आएगा कि और सॉरी इज आएगा कि या फिर आर आएगा? तो लीडर्स की बात है तो वो आर आएगा. आपको अच्छे से सेंटेंस पढ़ना है, आपको देखना है कि किसके बारे में बात करी जा रही है. ठीक है. नन बट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. सो रिस्पॉन्सिबल कौन है? लीडर्स हैं. तो इसलिए इसमें क्या आएगा? आर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है 1 और 2 बुक्स. अब यहाँ पे क्या है? 1 और 2 बुक्स. अब यहाँ पे बुक, अब यहाँ पे पास में कौन है? बुक्स है. तो बुक्स है तो क्या आएगा? आर नीडेड आएगा. ठीक है. 1 और 2 बुक्स आर नीडेड. इसमें भी अगर आप देखोगे पास में कौन है? अब यहाँ पे यही चीज मैं आपको बताने वाली थी. देखो, उसने बोला आई और ही, एम और इज टू बी रिवॉर्डेड. मैंने क्या बोला? जो पास में होगा उसका लेगा. अब ही के साथ आप क्या लिखोगे? इज ही लिखोगे, एम नहीं डालोगे, क्योंकि पास में, वर्ब के पास में कौन है? ही है, तो हम ही वाला लेंगे. बट वहीं पे देखो, इसने बोला एम स्लैश इज आई और ही टू बी रिवॉर्डेड. अब मेरे को एक बात बताओ, एम ये जो वर्ब है आपका, इसके पास कौन है? आई है कि ही है? आई है. इसका मतलब आई वर्ब कौन सी लगेगी? किसके साथ वाली लगेगी? आई वाली लगेगी. तो इसलिए आएगा एम आई. क्या आएगा इसमें? क्या आ जाएगा आपका? एम आई और ही टू बी रिवॉर्डेड. बट यहां पे क्या था? आई और ही इज टू बी रिवॉर्डेड. समझे? चलिए, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रूल नंबर 3.
अब उसने बोला है कि अगर देखो इसमें सिंपल नीदर लग रहा है, उसमें नीदर नॉर लग रहा था, ठीक है, जिसमें उसने बोला था कि नीदर नॉर वाला जो होगा उसमें क्या होगा, जो पास वाला होगा उसका वो क्या लेगा, वर्ब जो होगा वो सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। बट यहाँ पे सिंपल नीदर है, इधर और नहीं है, नीदर नॉर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, शुड बी फॉलोड बाय द थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब सिंगुलर होगा, एनीवन हो, नो वन हो, ईच हो, एवरी वन हो, नथिंग हो, नोबडी हो, नोबडी हो, तो वो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, उसने बोला नीदर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पे बॉयज है। अब आप बोलोगे नीदर है तो वो पास वाले सब्जेक्ट का लेगा, नहीं, बट यहाँ पे सिर्फ नीदर है, नॉर नहीं है। तो जब सिंपल नीदर होगा तो आप क्या करोगे, उसके साथ हमेशा सिंगुलर होगा, चाहे ये सब्जेक्ट कुछ भी हो, बट हम क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, दैट इज हैज, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज, इसके ऊपर बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, ईदर ऑफ अस हैज, एवरीबडी हैज बीन इन्वाइटेड, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट वाला, उसने बोला when none is used। अब मैंने आपको क्या बोला था, ये जो none वाला क्वेश्चन है ना, ये था none और but साथ में था, ठीक है। इसके साथ आपका अलग लग रहा है, बट यहाँ पे देखो जब आपके पास सिर्फ अकेला none आता है तो आप क्या करोगे फिर, अगर आप नन काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज कर रहे हो तो आप सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब्स लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। बट अगर आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ है तो आपको सिंगुलर वर्ब ही डालना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, बट आपको वहां पे क्या डालना है, सिंगुलर वर्ब। कैसे, अब मैं बताती हूँ आपको। उसने क्या बोला, जैसे कि नन ऑफ द गर्ल्स हैज और हैव डन होमवर्क। अब यहाँ पे क्या है, गर्ल्स हैं, क्या तुम गर्ल्स को काउंट कर सकते हो, जी हाँ मैं कर सकती हूँ काउंट। अगर काउंटेबल नाउन्स है इसका मतलब तुम गर्ल्स के साथ हैज लिखो या हैव लिखो, दोनों ही करेक्ट है, सिंगुलर लिखो प्लूरल लिखो, दोनों ही करेक्ट है, हैज डन होमवर्क भी बोल सकते हो, हैव डन होमवर्क भी बोल सकते हो। बट अब यहाँ पे देखो, नन ऑफ द वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन। सो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही जाएगा। सो कुछ भी हो इसके साथ क्या जाएगा, सिंगुलर ही जाएगा। अब फिर से देखो, when each is used। अब एक और चीज़ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दैट ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज, यहाँ पे इज लगेगा, मीन्स अगर ईच होगा तो वो सिंगुलर लेगा। बट व्हाट इफ ये ईच जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, ये तो स्टार्टिंग में लग गया ना ईच, बट अगर ये सब्जेक्ट के बाद लगता है तो क्या तब भी हम सिंगुलर लेंगे उसके साथ, जी नहीं। देखो अगर when each is used after subject to the verb plural, for example अगर वो बोलता है we each, हम सब, अब each सब्जेक्ट के बाद लगा है तो हम we है तो इसके साथ वाला क्या होगा, we, इसके साथ have लगेगा। सेम they each, तो is नहीं आएगा, are honest आएगा, क्योंकि ये each बाद में लग रहा है सब्जेक्ट के। समझ आया? नाउ अब कुछ एक्सप्रेशन है, ये पहले पूछ चुका है कि अगर मैनी अ होगा, एन होगा या मोर देन वन होगा तो शुड बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे मैनी एक्सीडेंट्स लिखा हुआ है, अ तो नहीं आया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये प्लूरल ही है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स, तो ये प्लूरल है तो मैं इसको हैव ही लिखूंगी। अब उसने बोला मैनी एन एक्सीडेंट्स, अब एन एक्सीडेंट्स आया, इसका मतलब ये कौन क्या लेगा अपने साथ, सिंगुलर लेगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया। अब जैसे यहाँ पे देखो, उसने बोला मोर देन वन मैन वॉज और वर एब्सेंट, मोर मैन देन वन वॉज और वर बर्न्ड। ऊपर मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, ठीक है, मोर वाला रूल पढ़ाया था। वेट, मोर वाला कहाँ गया आपका, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि अगर आपको पूछा जाएगा मोर मेन देन वन तो वर्ब जो होगी वो फर्स्ट वाले के साथ जाएगी।
इसका मतलब यहाँ पे जो मोर मेन देन वन होगा, तो इसका मतलब पहले वाले के साथ जाएगी, तो मेन क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ जाएगा, वर बर्न्ड आएगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग है, मोर देन वन मैन, ठीक है, क्या बोला उसने, मोर देन वन मैन। जैसे कि यहाँ पे है, अगर मोर देन वन होगा तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वॉज एब्सेंट। समझे? सो हैव, हैज, मोर देन वन होगा तो वॉज एंड वर। ठीक है, तो ये आप रूल नंबर 1 को रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास रूल है, इन अ कंपाउंड सेंटेंस बोथ ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड प्रिंसिपल वर्ब्स शुड बी मेंशन सेपरेटली। ठीक है, तो आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं। अगर आपके पास एक कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, 2 सेंटेंस को आपने ज्वाइन किया होता है बट से, एंड से। ठीक है, तो अगर आपके पास वैसा कंपाउंड सेंटेंस है तो उसमें 2 वर्ब्स होती हैं, एक ऑक्सिलरी एक प्रिंसिपल है। तो वो जो दोनों के दोनों वर्ब्स है, आपको उन दोनों वर्ब्स को अलग अलग से क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। अगर या तो उनका नंबर डिफरेंट है, या फॉर्म डिफरेंट है, या वॉइस डिफरेंट है। अब मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में आपको बताती हूँ क्या है। जैसे कि आपके पास है ये आपके पास एक सेंटेंस है, उसने क्या बोला, दैट ही हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए एंड से इसने क्या किया, एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, दोनों को क्या किया है, उन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हैज क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। विल क्या है, फ्यूचर है। क्या दोनों का फॉर्म सेम है, क्या दोनों का टेंस सेम है, नहीं, मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन फॉर्म में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब विल अपनी खुद की एक वर्ब लेगा और हैज जो है वो अपनी खुद की वर्ब लेगा। तो मैरी को अगर आपको परफेक्ट में लगाना है तो मैरी का क्या आएगा, V3 आएगा। मैरी का V3 क्या है, मैरिड। सो ही हैज नॉट मैरिड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको ऐड करना पड़ेगा अलग से। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्म चेंज था। आप हैज के साथ थोड़े ना मैरी लगाओगे, आपको V3 लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ही हैज नॉट मैरिड एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। समझे? नेक्स्ट आपके पास वो बोल रहा है, ही डिड नॉट एंड विल नॉट मैरी। अब क्या मेरे को यहाँ पे मैरिड लिखना पड़ेगा क्या? आप खुद बताओ, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगाते हो? डिड लगता है तो वो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। इसका मतलब फॉर्म तो चेंज नहीं हो रहा, वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है क्या? यहाँ पे ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है और ये क्या लेगा, आपका विल जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म लेगा। बट यहाँ पे चाहे वो डिड है चाहे वो विल है, ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म लेते हैं अपने साथ। तो अगर फॉर्म में चेंज ही नहीं है तो मैं इसके साथ क्यों लगाऊं मैरी? जब दोनों ही एक चीज से संतुष्ट हो रहे हैं, जब दोनों एक चीज से खुश हैं, तो मैं क्यों अलग अलग दूं? समझ आया बात? तो सेम ये चीज़ है, तो ये आपका सही हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी चीज़ का करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, अब नंबर्स का देखते हैं। उसने बोला शी इज़ इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स, ये तो एक ही है बट सिस्टर्स तो ज़्यादा है। तो अगर सिस्टर ज़्यादा है तो क्या सिस्टर के साथ सिस्टर इज़ ले सकता है अपने साथ? शी तो ले सकता है भाई इज़ अपने साथ, बट सिस्टर्स तो नहीं लेंगी। सिस्टर को तो आर चाहिए, अपना आर चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए इसको मैंने अलग से एंटरटेन किया और इसको मैंने अलग से एंटरटेन किया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल। अब नेक्स्ट देखिए, उसने बोला है, अब क्या ये सही है, शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल। इसका मतलब ये जो सिस्टर है वो भी इज ले सकता है और शी भी इज ले सकता है, दोनों ही सिंगुलर है, दोनों इससे संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, इसलिए दोनों ले सकते हैं। इसलिए मेरे को यहाँ पे अलग से इज लगाने की जरूरत नहीं है। समझे ना? अब आप देखिए नेक्स्ट वाला हमारे पास है, दैट 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड 30 लेफ्ट ऑन देयर ओन। अब ये जो है वो एक्टिव वॉइस में है और ये जो है वो पैसिव वॉइस में है। तो अगर दोनों का वॉइस चेंज है, इसका मतलब
कि दोनों के पास वर्ब है, डिसमिस्ड है, लेफ्ट है, ठीक है, इसके पास वर्ब है, इसके पास वर्ब है, बट ऑक्सिलरी वर्ब इज मिसिंग हियर। यहाँ पे हैव बीन है, हैव यहाँ पे आपने लगा दिया ऑक्सिलरी वर्ब, इसको तो आपने ऑक्सिलरी दे दिया, इसका कहाँ गया? क्यों? क्योंकि ये अलग अलग वॉइस में था। अगर सेम वॉइस में होता तो एक से काम चल जाता, बट यहाँ पे उसने बोला 30 हैव लेफ्ट, ठीक है, तो 30 हैव लेफ्ट ऑन देयर ओन। समझे? अब आता है रूल नंबर 6। उसने बोला इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, कब यूज होता है? जब सेंटेंस को आप एडवर्ब से इंट्रोड्यूस करो, या फिर वर्ब जो होता है कोई विश या प्रेयर बताए, ठीक है, जैसे कि क्विकली, क्विकली क्या है आपके पास? एडवर्ब है, तो इसी से स्टार्ट हो रहा है, एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आपको वर्ब उल्टा लिख देना है, ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब डिड आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आपका क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा। सो क्विकली डिड शी फिनिश हर वर्क, देन वी वर सरप्राइज्ड, ठीक है। अदरवाइज आप शी डिड लिखते हो ना, तो अब इसमें उल्टा हो जाएगा, डिड शी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आता है रूल नंबर 7। द वर्ब इन द फॉलोइंग केसेस इज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। अब जो अभी मैं नीचे आपको बताने वाली हूँ, इसमें भी आपको सिंगुलर फॉर्म लेना है। क्या है देखो, अगर आपके पास 2 सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है, और वो एक ही पर्सन को बता रही हैं, तो आप सिंगुलर लोगे। जैसे कि एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, एग्जाम्पल से अच्छे से समझोगे। जैसे उसने बोला द कलेक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या ये कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग अलग है क्या? सेम सेम है। या तो वो सिनोनिमस हो तो भी हम सिंगुलर लेते हैं, या फिर वो एक सेम पर्सन को बता रहे हैं तो भी हम सिंगुलर लेंगे। तो कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या अलग अलग है क्या? नहीं है। सो आर ऑन अ विजिट आएगा या इज ऑन अ विजिट आएगा? तो यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इज करेक्ट, ठीक है। वैसे ही अब उसने बोला है, अब नेक्स्ट वाला देखो, ये देखो, उसको छोड़ दो, ऊपर क्या लिखा हुआ, रूल क्या लिखा हुआ है, आपको ये चीज समझनी है। उसने बोला ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर एंड ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न। इसमें से कौन सा सही हो सकता है? क्या दोनों सही है? यहाँ पे जो मैंने ब्रेड एंड बटर लिया है वो एक एंटिटीज की तरह लिखा है, अलग अलग लिखा है कि भाई एक ब्रेड खाने वाली चीज, बटर खाने वाला अलग अलग है। आर सोल्ड हियर, यहाँ पे बेची जाती है ना। ब्रेड एंड बटर आप साथ में नहीं दोगे, ब्रेड अलग दोगे, बटर अलग दोगे। तो यहाँ पे आर जो है वो सही है, क्योंकि एक एंटिटी की तरह यूज किया है, 2 एंटिटीज की तरह। बट यहाँ पे ब्रेड एंड बटर का जो मतलब है वो अलग है, ये एक फ्रेज आ जाता है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न। ऐसा नहीं है कि ब्रेड अलग से खरीदना या बटर खरीदना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं। इसका मतलब क्या है, एज अ लाइवलीहुड की बात कर रहा है वो, है ना, कि आजकल पेट भरना, सच में लिटरल पेट भरना नहीं, बट कमाना, पैसा कमाना, है ना, या ब्रेड एंड बटर को कमाना इज डिफिकल्ट टू अर्न। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर एक सिंगल एंटिटी है जो तुम्हारा लाइवलीहुड बोल लो, अर्निंग्स बोल लो, ठीक है ना, तो उसको दर्शाती है। सो इसीलिए यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर के साथ इज आएगा, डिफिकल्ट टू अर्न, ठीक है। अब आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे वेराइटी हो गया, अ वेराइटी, प्लेंटी, द रेस्ट, 2/3, 70%, जैसे परसेंट वाले हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, कब सिंगुलर लगाओगे और कब प्लूरल लगाओगे? आपको पहले ये देखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है कि किसके बारे में बात करी जा रही है और उसका मतलब वो उसके पीछे का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला अ वेराइटी ऑफ बुक्स, सो वो बुक्स की बात कर रहा है। तो जब वो बुक्स की बात कर रहा है तो क्या वो अपने साथ सिंगुलर लेगा, प्लूरल लेगा? सो वो अपने साथ लेगा प्लूरल। क्या लेगा वो? प्लूरल। बट वहीं पे उसने बोला अ वैरायटी ऑफ फूड, नो, फूड को आप क्या लेते हो, एक सिंगुलर एंटिटी की तरह लेते हो, इसलिए वो यहाँ पे इज आएगा, इज इट राइट। वैसे प्लेंटी ऑफ मिल्क, मिल्क क्या है, ऊपर भी हमने पढ़ा था नन वाले में कि अगर अनकाउंटेबल है तो वो अपने साथ सिंगुलर ही लेगा। तो सेम यहाँ पे है, फूड इज अनकाउंटेबल, मिल्क इज अनकाउंटेबल, सो सिंगुलर उसके साथ जाएगा, तो इज अवेलेबल, ठीक है। अब ये काउंटेबल है, बुक्स को आप काउंट कर सकते हो, प्लेंटी ऑफ बुक्स, बुक्स ज्यादा है तो वर ही लगेगा, ये भी सही है। द रेस्ट ऑफ द लेसन, लेसन जो है एक तो खुद ही वैसे तो वो सिंगुलर है तो वो अपने साथ सिंगुलर लेगा, दूसरा अनकाउंटेबल है तो भी वो सिंगुलर लेगा।
रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है प्लूरल है तो प्लूरल जाएगा। 2/3 ऑफ द एक्टर्स, एक्टर्स की बात किया तो आर आएगा। 2/3 ऑफ द, अब वो बुक का 2/3 बोल रहे हैं, 2/3 ऑफ द बुक, तो बुक की बात है तो इज इजी, समझे। नेक्स्ट वी हैव 70% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की बात है तो वो आर हार्ड वर्किंग होगा। अब 70% तो हार्ड वर्किंग नहीं होगा ना, स्टूडेंट ही हार्ड वर्किंग होगे। नेक्स्ट इज 70% ऑफ आर पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इज सिंगुलर अनकाउंटेबल, सो इट विल टेक इज, ठीक है। अब एक और बात याद रखना, ये तो हो गया 70% या 70% या 30% और व्हाट्सोएवर, बट अगर द परसेंटेज सबसे पहले लगता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो कुछ भी होगा वो अपने साथ सिंगुलर ही लेगा, समझ आया। सो द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट्स भी लिख देती, क्या लिख देती यहाँ पे मैं, अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट्स भी लिख देती तो भी इज क्या होता आपका, करेक्ट होता। क्यों, क्योंकि द परसेंटेज पहले है। सो अगर द परसेंटेज पहले आता है तो वो अपने साथ सिंगुलर ही लेगा। नेक्स्ट इज सिंगुलर वर्ब विद, ये तो सबको पता होगा, अ सेट ऑफ बुक्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ काइंड ऑफ, तो ये अपने साथ सिंगुलर ही लेगा। नेक्स्ट आपके पास होता है, ये लास्ट आपका रूल है वो देख लो अभी अच्छे से, उसने बोला है आई डोंट थिंक ही विल पास। अब ये सही होगा या आई थिंक ही विल नॉट पास। देखो जब भी आपका नेगेटिव में आ रहा है और उसमें थिंक है, सपोज है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो प्राइमरी वाला क्लॉज है, मतलब जो पहला वाला क्लॉज है उसको नेगेटिव बनाओगे और इसको पॉजिटिव बना दोगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट थिंक ही विल पास, सो दिस इज करेक्ट क्योंकि फर्स्ट वाला वो है और इसमें थिंक और सुपोज लग रहा है, थिंक सुपोज, ठीक है। नेक्स्ट है आई थिंक ही विल नॉट पास, तो दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज आई डोंट सपोज शी विल पास, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आप पहला वाला नेगेटिव बनाओगे, ठीक है। तो आई डोंट सपोज शी विल पास, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। बट यहाँ पे बताओ मेरे को होप वाले केस में क्या होगा, होप वाले केस में भी पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, जी नहीं। होप वाले केस में दिस इज देयर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है कि होप वाले केस में ऐसा नहीं होगा, तो इसमें आई होप ही डजंट पास, तो दिस विल बी करेक्ट, दिस विल बी करेक्ट एंड दिस विल नॉट, दिस विल बी रॉन्ग। ओके, अब इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, फर्स्ट सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पे, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है इन सब चीज़ों को लेके, इन वर्ब्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। एंड विद दिस वी विल ऑल्सो सॉल्व PYQs of your recent paper CDS 2025 and we'll also try to solve the questions from NDA also, okay. एंड वन मोर थिंग, आपको ये रिवाइज करने हैं अच्छे से, अगर आप इसको आज रिवाइज नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर इसको करवाने के लिए। अब मैंने एक बार अच्छे से समझा दिए, आप एक बार नज़र भी मारोगे इसका, ठीक है, एक बार गो थ्रू हो जाइए उसको, तो वो भी सफिशेंट होगा, ठीक है। 9 ही रूल हैं, ज़्यादा तो नहीं है, और बाकी तो ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। आई विल ट्राई कि आज के आज ही इसको हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। So this is it from my side. Thank you so much.